नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को भारत के प्रसिद्ध अभियंता मोक्षगुंडम श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में बतला रही हूँ। श्री विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1860 में कोलार, मैसूर के एक गरीब घर में हुआ था। उनके पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे उनको अच्छी तरह पढ़ा लिखा सकें, परंतु उनके हृदय में विद्या अध्ययन की सच्ची आकांक्षा थी। अतः कठिनाइयों पर तनिक भी ध्यान न देकर वे अपने गांव छोड़कर बेंगलोर पहुंच गए। बेंगलोर में वे दूर के रिश्तेदार के छोटे से घर में रहने लगे। घर में स्थान की कमी होने से एक मंदिर में सोने की व्यवस्था बनाई। भोजन और पढ़ाई के खर्च के लिए कुछ छोटे बालकों का ट्यूशन करना आरंभ कर दिया। इन सभी कठिनाइयों से जूझते हुए श्री विश्वेश्वरैया ने क्रमशः मैट्रिक और बीए की परीक्षा अत्यंत उच्च श्रेणी से प्राप्त कर ली। मद्रास के जिस कॉलेज से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की, उसके अंग्रेज जो प्राचार्य थे, वो इनके सौम्य स्वभाव और इनकी विद्या के प्रति लगन से बड़े प्रभावित थे। अतः उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्राचार्य के नाम एक पत्र लिखकर विश्वेश्वरैया जी को वहाँ भेज दिया। उक्त पत्र में उन्होंने काफ़ी उनकी प्रशंसा लिखी थी, जिसको पढ़कर एवं उनके गुणों का परिचय पाकर साइंस कॉलेज के अध्यक्ष भी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने विश्वेश्वरैया जी का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कर लिया। साथ ही उनके वजीफे की व्यवस्था भी कर दी, जिससे उनका ट्यूशन करना छूट गया और वे बड़े मनोयोग पूर्वक कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। और इंजीनियरिंग की परीक्षा उन्होंने समय से पहले ही बड़ी योग्यता के साथ उत्तीर्ण कर ली। उनको बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान मिला और तुरंत ही उन्हें सहायक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। 23 वर्ष की अवस्था में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाने से यद्यपि उनकी आर्थिक समस्याएं हल हो गई थीं, परंतु उनका उद्देश्य आराम से जिंदगी बसर करना नहीं था, वरन राष्ट्र सेवा करने का था। नौकरी होने के कुछ ही महीने पश्चात उनको धुलिया जिले की एक नदी के नीचे होकर सिंचाई के लिए बड़े नल लगाने का कार्य सौंपा गया। कार्यारंभ के कुछ समय पश्चात ही वर्षा प्रारंभ हो गई और नदी के तले को खोदकर तथा चट्टानों को काटकर जितनी खाई खोदी जाती थी, उसमें बार बार बालू भर जाती थी। उसे निकालने में खर्च भी बढ़ता था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को पत्र लिखा कि अच्छा हो इस कार्य को बरसात के पश्चात किया जाए। इस पर अफसर के यहाँ से लिखकर आया कि सबसे पहले निर्माण कार्य में इस प्रकार का अनुत्साह प्रकट करना शोभनीय नहीं है। बस इतना पढ़ना था कि वो अपने काम में पूरी तरह जुट गए और कठिनाइयों की कोई परवाह न करते हुए लगातार नदी के किनारे पर रहकर कार्य का निरीक्षण करने लगे। उच्च अधिकारी की ऐसी मुस्तैदी को देखकर सभी कर्मचारी भी पूरी मेहनत से काम करने लगे। परिणाम स्वरूप नल लगाने का कार्य संतोषजनक ढंग से संपन्न हो गया और उसके पश्चात जो बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने ही उनकी प्रशंसा लिखकर उनको पत्र भेजा। इस प्रकार कुछ वर्षों तक विभिन्न स्थानों में कार्य करते हुए उनको बहुत प्रशंसा मिली। सन 1854 में सिंधु में सरकार की तरफ से वाटर वर्कर्स का निर्माण किया जा रहा था। उसके यूरोपियन इंजीनियर का देहांत हो जाने से एक नए योग्य कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए श्री विश्वेश्वरैया जी का नाम पेश किया गया। सरकार ने इस नियुक्ति को तुरंत मंजूरी दे दी। वे सन 1854 के फरवरी मास में सिंधु पहुंचे। वहां वाटर वर्कर्स बनाने में मुख्य कठिनाई यह थी कि सिंधु नदी के गंदले जल को साफ करने के लिए 3 टंकियों के निर्माण की आवश्यकता थी और वहां की नगरपालिका के पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए श्री विश्वेश्वरैया ने एक अन्य उपाय सोचा और नदी तट के समीप ही 2 कुएं खोदकर उनका जल पंप द्वारा वाटर वर्कर्स के तालाब में भेजा जाने लगा। इस तरह से बहुत कम खर्च में नगर को काफ़ी मात्रा में जल मिल जाने की व्यवस्था हो गई। यद्यपि उन्होंने यह कार्य एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से ही किया था, परंतु इस कार्य के पीछे उनकी हार्दिक लगन, तत्परता और सूझबूझ को देखकर नगरवासियों ने उनका बड़ा आभार माना और जलाशय के बाहर एक शिलालेख लगाकर उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके पश्चात उन्हें पूना जिले की सिंचाई व्यवस्था के सुधार को भेजा गया। वहां नहरों का पानी वितरण करने में उचित व्यवस्था का अभाव था।
किसान लोग मनमाने ढंग से पानी लेते रहते थे और बहुत पानी बर्बाद भी किया करते थे। श्री विश्वेश्वरैया ने एक नई व्यवस्था बनाई जिससे प्रत्येक विभाग के किसानों को बारी बारी से 10 दिनों तक पानी मिलता था। यद्यपि यह प्रणाली अत्यंत लाभदायक थी, परंतु जिन किसानों को मनमाने ढंग से जल प्रयोग करने की आदत हो गई थी, उनको इसका विरोध उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। यद्यपि सरकार ने इस संबंध में पूरा अधिकार श्री विश्वेश्वरैया जी को ही दे रखा था, परंतु वे जनता की भावनाओं का ख्याल करके उनसे किसी प्रकार की जबरदस्ती करना नहीं चाहते थे, वरन उन्होंने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से भेंट की और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य श्री पराम जप्पे से कहकर कॉलेज के अंदर ही एक हॉल में किसानों की एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्हें छोटे बड़े सभी किसानों को आमंत्रित किया और उनको समझाया कि हम इस बात की जांच करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में 10 दिनों में जितना पानी दिया जाएगा वह उसके लिए पर्याप्त होगा या नहीं। वर्तमान समय में किसानों को जितना पानी मिल रहा है, हमारी व्यवस्था के अनुसार उनको उसकी अपेक्षा अधिक ही पानी मिलेगा। अंतर इतना होगा कि जल की बर्बादी रुक जाएगी और अगर किसान नहर के जल का बंटवारा आपस में स्वयं ही करना चाहें तो हम उसका प्रबंध उनको देने को भी तैयार हैं। श्री विश्वेश्वरैया जी के सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष वक्तव्य का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने उनके द्वारा की गई व्यवस्था को बहुत सहर्ष से स्वीकार किया। इसी प्रकार पूना नगर और उसके पास बहने वाली एक नहर में लेक 5 नामक जिस झील से पानी आता था, उसके बांध का निर्माण पुराने ढंग का था, जिससे प्रतिवर्ष बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता था और इधर शहर में प्रायः पानी की दिक्कत रहती थी। अतः इसके भी उचित प्रबंध का भार श्री विश्वेश्वरैया जी को दिया गया। तो उन्होंने उस समस्या पर बारीकी से विचार किया तो उन्हें मालूम हुआ कि झील की सतह बड़ी ऊंची है और उसमें बरसात का पानी नहीं रुक पाता। पानी बांध की चोटी से 6-8 फुट ऊपर चढ़ता तो वह बहकर बाहर निकल जाता। झील की सतह को गहरा बनाना संभव नहीं था, इसलिए बहुत सोच विचार कर उन्होंने स्वचालित फाटकों की एक योजना बनाई। इसके अनुसार बांध में कई ऐसे फाटक लगाए गए जो पानी के ऊपर चढ़ने पर उसे 8 फुट की ऊंचाई तक रोके रहते थे। जब पानी इससे भी ऊपर चढ़ता था तो वे स्वयं खुल जाते और फालतू पानी को निकाल देते और फिर अपने आप ही बंद भी हो जाते थे। इससे झील के पानी का परिमाण 25% बढ़ गया और पूना के नागरिकों को नलों से पर्याप्त जल मिलने लगा। आरंभ में यूरोपियन इंजीनियरों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय इंजीनियर ऐसा आविष्कार कर सकता है, पर जब ये फाटक संतोषजनक रूप से काम करने लगे तब उनको विवश होकर भारतीय मस्तिष्क की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी और उसके पश्चात तो ग्वालियर मैसूर के बांधों में भी ऐसे ही फाटक लगाए गए। धीरे धीरे सब जगह भी लगाए जाने लगे। सरकार के सर्वोच्च अधिकारी उनके काम से बहुत प्रसन्न रहते थे और उनकी योग्यता के कारण उनको पुराने अंग्रेज इंजीनियरों की अपेक्षा बड़ी जल्दी लगातार उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। उनको विशेष तरक्की मिलने के कारण अनेक व्यक्ति उनको अपने मार्ग में बाधक समझते और इस कारण उनके विरुद्ध झूठा प्रचार करते रहते थे। तो उन्होंने किसी से कुछ न कहकर सरकारी नौकरी को ही छोड़ देने का संकल्प कर लिया। सरकारी नौकरी से छुट्टी पाकर वे यूरोप भ्रमण के लिए चले गए, परंतु वहां उन्हें बंबई के गवर्नर का ये संदेशा मिला कि हैदराबाद में सरकार जो है वो नगर का पुनर्निर्माण और जल विकास की योजना के लिए आपकी सेवाओं की अपेक्षा करती है। अगर आप इसमें अपनी सेवा दें तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। तो कार्य के महत्व को समझकर विश्वेश्वरैया जी वापस हैदराबाद पहुंचे और वहां भूसी और ईसा 2 नदियों का पानी शहर के बीच होकर बहता था, जिससे 1908 में बाढ़ के कारण शहर में तबाही आई थी और वो भी साधारण नहीं, बहुत भयंकर रूप से तबाही आई थी, बहुत लोग मारे गए थे। श्री विश्वेश्वरैया ने कुछ महीनों तक समस्त क्षेत्र की जांच पड़ताल की और फिर शहर से कुछ दूर 2 बड़े जलाशय निर्माण की योजना बनाई, जिसमें 2000 करोड़ घनफुट पानी जमा किया जा सके।
इस प्रकार उन्होंने नगर के लिए बाढ़ के खतरे को सदा सदा के लिए दूर कर दिया और नदी के दोनों किनारों को ऊंचा करके सुंदर बाग बगीचे भी बनवा दिए। इसी बीच मैसूर के महाराज ने उनको अपनी सेवा देने का उनसे आग्रह किया। उनके आग्रह पर वे मैसूर चले गए। मैसूर में वो चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर गए थे, परंतु उनकी योग्यता, कर्मठता और सच्चाई से प्रभावित होकर महाराज ने उनको रियासत का दीवान बना दिया। वहाँ उन्होंने अनेक जनहितकारी कार्य किए, जिससे उनको नए मैसूर का निर्माता समझा जाने लगा। वहाँ उन्होंने सिंचाई के लिए कृष्णराज सागर और लोहे के उत्पादन के लिए भद्रावती का लौह कारखाना तथा शिक्षा के लिए मैसूर विश्वविद्यालय की योजनाओं का आरंभ किया और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया, जिससे उस राज्य की समृद्धि और विकास में बहुत सहयोग मिला। श्री विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय निर्माण के आकांक्षी थे। उनके क्रियाशील मस्तिष्क में सदैव राष्ट्रोत्थान और राष्ट्र रक्षा के विचार उठते रहते थे। संसार के अन्य देशों का निरीक्षण करके वे उसकी उन्नति का रहस्य समझते और उसमें जो बातें अपने देश के लिए माने उचित लगती थी वो उसका यहाँ पे प्रचार भी करते थे। उन्होंने किसी स्वार्थ भावना के कारण नहीं, वरन मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से निरंतर देश के नेताओं का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया और स्वयं भी जब तक शक्ति रही वो देश हित के कार्यों में लगे रहे। यह हमारा सौभाग्य है जो श्री विश्वेश्वरैया जैसे महामानव ने भारत में जन्म लिया, जिन्होंने कर्म योग की महत्ता का जीवित उदाहरण हमारे सामने उपस्थित किया। ऐसे तो देश में इंजीनियरों और सुयोग्य निर्माणकर्ताओं का अभाव नहीं है, परंतु इतनी योग्यता होते हुए भी इतने विनम्र स्वभाव और अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण की दृष्टि से करने वाले निस्वार्थी और त्यागी व्यक्ति बड़ी कठिनता से मिलते हैं। श्री विश्वेश्वरैया जी इंजीनियर थे, विशेष टेक्निकल धंधे से संबंधित थे, पर अपनी हार्दिक लोक सेवा की भावना के कारण वे देश पूज्य जनसेवक बन गए। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1962 में बेंगलोर, कर्नाटक में हुई। धन्यवाद।